बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसी कमोडिटी के हवाले से जो कि अमीर है, गरीब है, हर घर में रोटी, आटा, गंदम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन आज तक बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि हमारे यहाँ जो है वो किसी साल में गंदम बहुत ज़्यादा हो जाती है कि प्राइसेस इतनी कम होती हैं कि किसान की कमर टूट जाती है। किसी साल में गंदम कम होती है, किसान को प्राइस ज़्यादा मिलती है, तो फिर एंड यूज़र जो हमारे आम लोग हैं उनको आटा महंगा मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो परेशान हो जाते हैं। यानी किसान खुशहाल होता है तो हमारे आम लोग परेशान हो जाते हैं, आम लोग खुशहाल होते हैं, किसान परेशान हो जाते हैं। ये अभी तक कोई ऐसी क्या गवर्नमेंट के पास, गुज़िश्ता हुकूमतों, मौजूदा हुकूमत के पास ऐसी लॉन्ग टर्म कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लागू कर दिया जाए कि किसी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। पिछले साल हमने देखा किसान बहुत परेशान रहा, 2100-2200 रुपये, 2000 रुपये उसकी गंदम का फ़ी मन का रेट रहा। इस बार सरकार की जानिब से 3500 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया गया। तकरीबन आज से 1 महीना पहले, बल्कि उससे भी पहले हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि फ़ी मन गंदम 40 किलो 3500 रुपये में ख़रीदी जाएगी। अब इस सारे मामले में हमने ये देखा है कि इस वक्त आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पूरे मुल्क की ये मैं बात कर रही हूँ कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये तक महंगा हो गया है। इदारा शुमारियात की जानिब से ये इदादो शुमार जारी किए गए हैं, यानी हुकूमत के अपने इदारे की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपको बता रही हूँ जी। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपये तक पहुँच गई है। एक हफ्ते में हैदराबाद, लाड़काना में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये, सरगोदा में 190 रुपये, 160 रुपये, मुल्तान में इसी तरह 133 रुपये इजाफा हो गया 20 किलो आटे के थैले। जबकि लाहौर में ये बताया जा रहा है कि आटे का जो 20 किलो का थैला है वो मुल्क में कम तरीन सतह पर फ़रोख्त हो रहा है, यानी 1810 रुपये में। अब इन सारे मामलात पे बात करनी है कि इस वक्त जो है वो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन क्या हुकूमत से खुश हैं, किसान किस हद तक सेटिस्फाइड है, एंड यूज़र किस हद तक जो है इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहा है। बात करेंगे जी। हमारे साथ आसिम रज़ा अहमद साहब मौजूद हैं जो कि ग्रुप लीडर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आसिम रज़ा साहब, सर मुझे ये बताइए कि नई फसल भी आना शुरू हो गई है, उसके बावजूद आटे की कीमतें इस वक्त पर बढ़ जाना, वाई रीज़न? देखिए, नॉर्मल अप्रैल के अंदर गंदम की जो सप्लाईज गवर्नमेंट की तरफ से टू फ्लोर मिल्स होती हैं, इशमेंट्स वो बंद कर दिया जाता है, ठीक, क्योंकि नई फसल आ जाती है। फिर रिलायंस फ्लोर मिल का प्राइवेट मार्केट पे होता है। इस दफ़ा ओवरऑल हम अगर पाकिस्तान में देखें तो 3000 रुपये में फूड डिपार्टमेंट्स फ्लोर मिल्स को 40 किलो गंदम फी मन इशू कर रही थी, इजरा कर रही। और यही वजह थी कि ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 1810 रुपये 20 किलो का थैला और 905 रुपये में 10 किलो का थैला रिटेल हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस करा के सारे सूबों का रेट 3500 रुपया मुकर्रर करवाया, ठीक। और इसी तरह पंजाब हुकूमत ने भी 3500 रुपया रेट मुकर्रर किया, मन गंदम का इंडिकेटिव प्राइस दी, सिंध ने भी दी, बलूचिस्तान ने भी दी। दो कि बलूचिस्तान बहुत कम खरीदारी करता है। अब जब आपकी ट्रांसफ़र हो रहा था प्राइवेट मार्केट की तरफ सरकारी इशू की तरफ से, तो वो 3000 से 3500 रुपया प्राइस आ गई। अब वो 250 रुपया स्ट्रेट अवे 20 किलो के पीछे आपके बढ़ गए गंदम के अंदर। तो जब वो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी आएगा एंड यूजर पे। अच्छा, इससे पहले सालों में क्या होता था कि अगर आप देखें, इससे पिछले साल हम जाते हैं तो आपका 2800 रुपये वाला थैला 1300 पे आ गया था। सही, इतनी गंदम मिल गई थी क्योंकि काश्तकार को पैसे नहीं मिले। 2000 रुपये में गंदम सेल हुई और अल्टीमेटली वो जो 2800 रुपये में उससे पिछले साल बिक रहा था वो 1300 रुपये 20 किलो का थैला रिटेल हो रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 5000 रुपये गई तो दोबारा प्राइसेस बढ़ी, और फिर सीएम पंजाब ने स्टार्टिंग में 3000 रुपये में इजरा किया गंदम का, और वो प्राइसेस डाउन आई और 1810 रुपये पे, चूँकि 14 रुपये की रोटी थी तो वो लिंक अप कर दिया। अब पंजाब को देखते हुए दूसरे सूबों ने भी यही रेट फिक्स किया। सही। अब 3500 पे जब जाएंगे तो डेफिनेटली दोबारा से प्राइस के अंदर 250 रुपया मन हाई पाएगी। वो 500 रुपया मन और 250 रुपया 20 किलो के पीछे इजाफा आएगा। सही। तो ये वजह है जो आपने
अभी बताया कि कराची में, पंजाब में, सरगोदा में, इन तमाम जगहों पर जो 20 किलो की प्राइसेस ऊपर थी, उसकी बेसिक वजह ये थी। और जो लाहौर का आपने जिक्र किया, तो लाहौर में सबसे एंड तक कम तरीन रेट है जी। वो इसलिए था कि आज से 10 दिन पहले तक गंदम का इजरा 3000 वाला हो रहा था लाहौर के अंदर, ठीक है, तो इसलिए लाहौर में मौजूद था, बाकी ओवरऑल पंजाब के अंदर या दूसरे सूबों के अंदर नहीं था। अब अगर हम सिंध में चले जाएं तो सिंध में प्राइसेस 4000 से तजावुज कर गई हैं फी मन, ठीक है, ओपन मार्केट में। तो वहाँ पे भी प्राइसेस उसकी मुनासबत से चली गई हैं। सही। और इसी तरह ओवरऑल पंजाब में एक्स मंडी 3500 रुपया हर काश्तकार को इंश्योर्ड है कि वो प्राइस मिली। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी काविश है गवर्नमेंट की, बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले साल 2000 में जब काश्तकार को मिली तो डेफिनेटली पंजाब का काश्तकार था तो बहुत नाराज रहे। पिछले साल तो हमने देखा कि खफा थे, हाँ, बहुत खफा सिंध के भी, पंजाब के भी जो वीट ग्रोइंग जितने भी फार्मर्स थे उनके खर्चे पूरे नहीं हुए। तो हमने खुद काश्तकारों के साथ मिलकर कैंपेन की और हम तो 33 और 3500 के दरमियान कह रहे थे, तो गवर्नमेंट ने 3500 जब रेट फिक्स किया और इस दफ़ा अगर हर काश्तकार को उसको 3500 रुपया मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है जो गवर्नमेंट। ठीक है आसिम रज़ा साहब, जब भी कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम देखते हैं आप भी कभी ना कभी गवर्नमेंट से खफा नज़र आते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर आज ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं और वाकई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है, इट मीन्स क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को बड़ा करीब से देखते हैं, समझते हैं। मुझे सर ये बताइए, हमारे पास क्या कोई ऐसा फिक्स फार्मूला हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है या फिर हमारे पास ही नहीं है? पिछले साल हमने देखा कि 2200-2000 रुपये अगर किसान की गंदम खरीदी जा रही थी तो किसान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसके बाद इस साल ऐसा क्या हो गया है? क्या ये गंदम इस बार भी बम्पर है लेकिन प्राइस हमने बढ़ा दी है, या गंदम कम हो गई है जिसकी वजह से, क्योंकि जो चीज़ शॉर्ट होती है उसकी चीज़ हम एकदम से हम देखते हैं, पेट्रोल देख लीजिए कीमत बढ़ी है, क्या मामला हुआ है कि एकदम से कीमत को 3500 रुपये ले जाया गया है? देखें जो प्राइस है ना 3500 वाली, अगर हम पिछले साल की वजह देखें तो वो ये थी कि सरकार ने गंदम खरीदी नहीं थी, बिल्कुल, और काश्तकार को अवेयरनेस नहीं थी कि सरकार गंदम नहीं लेगी। अच्छा, अगर उससे एक साल और पीछे मजीद जाते हैं सही, तो उस टाइम पे फ्लोर मिल्स ने 4200 रुपये में गंदम खरीदी थी। जब मैं 2800 रुपये का जिक्र कर रहा हूँ, 20 किलो का थैला पंजाब में ही था। जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो 4700 में गंदम इशू की जा रही थी और 3900 में खरीदी जा रही थी। तो उस टाइम पे बम्पर क्रॉप्स थी हमारे पास सही, और हमारे पास आप देखें सरप्लस वीट थी 40-50 लाख टन। पिछले साल भी हमारे पास 50 लाख टन खरीदारी के बावजूद 50 लाख टन हम या 60 लाख टन की तरफ जाते हैं, बिल्कुल पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, जो पिछले साल कंजम्पशन हुई पंजाब की। 2 साल खरीदारी ना करने के बावजूद पिछले साल हमारे पास 8,50,000 टन की फिगर थी जो गंदम पड़ी हुई थी। पास्को के पास 23-24 लाख टन या 27 लाख टन की फिगर थी। अब भी पास्को के पास 20 लाख से ऊपर गंदम पड़ी हुई है। अभी इस वक्त सिचुएशन बताइए, हुकूमत के क्या हालात हैं? क्या गंदम हमारी पूरी हो जाएगी, ये स्टेबिलिटी आ जाएगी? जो कल्टीवेटेड एरिया था ओवरऑल वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है, ज़्यादा लैंड पर काश्त की किसान। 3500 रुपया फार्मर से मीटिंग्स के बाद जब इंश्योर किया गया तो काश्तकार ने फसल लगाई, ठीक, लेकिन इट माइट बी कि उन्होंने खाद का कुछ इलाकों में फ़र्क आया कि जो प्रॉपर मिलनी चाहिए थी वो नहीं डाली गई, सही। दूसरा जो फसल की हिफाजत उस तरह से नहीं की जा सकी। दूसरा जो मौसमी चेंज आया जी, आप देखें एंड पे आके बारिशें भी हुई और हवा आंधी बहुत चली, उससे फसल लेटी भी, और जब बारिश पड़ जाती है तैयार फसल पे तो वेट कम हो जाता है दाने का, सही। अच्छा, पिछले साल ग्रेन बड़ा हेल्दी और पर एकड़ यील्ड हमारी जो इस साल जिस फसल के खेत में से हमें अपना 40 मन मिल रही है फसल, पिछले साल 55 भी थी, 50 भी थी जी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 15-16% का इफेक्ट है कमी का, लेकिन अगर हम अच्छा, जेरे काश रकबा कहें तो वो ज्यादा था, लेकिन रिजल्ट के लिए अगर हम देखें पर एकड़ यील्ड
वो काम आई। अच्छा, हमारे किसान के पास वो जो आप खादों की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र की या पेस्टिसाइड की बात करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज की दौर में किसी भी फसल के लिए। क्या उसके पास खर्चा नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ज़्यादा हो गया है? देखें, इस दफ़ा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हल्की सी थी, चूँकि सिस्टम पहली दफ़ा एग्रीगेटर्स का इंट्रोड्यूस करना था, ठीक, तो उन्होंने ज़ेर काश्त रकबा तो ज़्यादा हुआ, लेकिन उस तरीके से जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग आती है ना, हम बैठे हुए हैं, हर जगह से रिपोर्ट इन हो रही है, बिल्कुल, तो वहाँ पे ये आया कि जहाँ पे 2 बोरियाँ पड़नी थी, 1 बोरी डाली, जहाँ पे 3 या 4 डलनी थी, मतलब इस तरह एक इफेक्ट रहा। सही। लेकिन बड़ा इफेक्ट मैं समझता हूँ खाद के साथ साथ जो आपका ग्रेन लाइट हुआ, वो बारिश जब खड़ी फसल तैयार पे पड़ती है तो वो आपके ग्रेन को थोड़ा सा वेट कम कर देती है। सही सही सही, वो बड़ा इफेक्ट आया। ये वही वाला मेरा ख्याल मामला है कि गंदम की कटाई के करीब जब फसल तैयार होती है, कहते हैं सोने की भी बूंदे बरसे तो किसान के लिए वो भी खतरनाक है। ये वही वजह है कि पर एकड़ यील्ड जो हमारी कम है, उसका बेसिक रीजन यहाँ पे है। तो वो एक इफेक्ट आया और इस वजह से अब आज ही हम सोच रहे हैं कि आज भी जो हमारी मीटिंग हुई और सीएम साहिबा से हमारे डीजी फूड हैं, उनकी इस बात ये भी हुई कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो इसलिए कि देखें, अगर 15% का इफेक्ट आए और 3 करोड़ टन हमारी फसल हो तो दैट मीन्स 45 लाख टन शॉर्ट होगी। सही, हमारी ज़रूरत है। लास्ट ईयर भी जो हमारी प्रोडक्शन थी उसके अंदर से अगर 15% कम आए तो 45 लाख टन जो क्रॉप कम है साइज, तो हमें तो उतनी फसल तो चाहिए जो पिछले साल थी। सही, क्योंकि हमारे पास इस बार सिर्फ पास्को के पास गंदम पड़ी हुई है, फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास नहीं है, सिंध के पास नहीं है, तो हमें ओवरऑल अपना 30 से 1 लाख टन का, यानी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। हमें गंदम ज़्यादा हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर महंगी ज़रूरत पड़ेगी इंपोर्ट कर लेंगे, अब फिर ज़्यादा हो गई, बड़ा अरसा हुआ कि हमने एक्सपोर्ट नहीं की। ठीक, लेकिन जो 3 साल पहले इंपोर्ट हुई थी वो गलत थी, उससे हमारा काश्तकार पिसा, क्योंकि वो अगर 15 लाख टन होनी थी तो 33 या 34 लाख टन की गई और 1 महीने में 17 लाख टन आई। सही, दैट वाज रॉन्ग। लेकिन अब जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास जून में आ जाएंगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हमारा 45 लाख टन का शॉर्टफॉल है तो हमारे पास 20 लाख टन पास्को में पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको हम देखते हुए हम ये समझते हैं 25 और 30 इंपोर्ट की तरफ जाना ये हमें पड़ेगी। अच्छा आसिम रज़ा साहब, हम जब किसानों की ही बात करें, अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने 3500 रुपये रेट देकर बड़ा अच्छा किया है। माजी में जब गवर्नमेंट रेट कम ज़्यादा करती है हम तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम बड़ा अजीब है सर। किसान को ये 3500 रुपये हम कहने को तो हमें लग रहा है कि किसान ने अपनी गंदम उठा के मिल में लेकर जानी है, फ़ौरन से पहले उसकी ख़रीदी जानी है, उसको पैसे दे के उसको घर भेज। सिस्टम ऐसे काम नहीं कर रहा। ये जो पेचीदगियाँ हैं, ये जो उनकी पेमेंट्स नहीं मिलती, इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि आपका बड़ा क्लोज ताल्लुक है इन सारी चीज़ों से। सर ये क्या मामला है? किसान तो पिसता जाता है, उसको जो उसकी बम्पर क्रॉप के पैसे हैं वो भी टूट के। वो जो वीट है ना जी, दैट इज द कैश क्रॉप। अच्छा, गंदम में पैसे टूटने वाला इशू ही नहीं है। गंदम पहुंचती है तो 100% पेमेंट क्लियर। ठीक, गन्ने में जो आप बात कर रही हैं वो इस तरह का प्रोसेस है। सही, हमारे फ्लोर मिलिंग सेक्टर के अंदर तो जो स्टॉक्स हैं वो जैसे ही गंदम पहुंचेगी 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन पेमेंट नेल हो जाती है। तो और हमारे पूरे पास पंजाब में ही ये सिस्टम चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में जी। सही, गंदम कैश क्रॉप है। वो हम कहते होते हैं कि व्यापारी हजरात जो ट्रक है उसके बोनेट के साथ आते हैं, सही, कि ट्रक बाद में एंटर होता है, वो पहले एंटर होते हैं, पैसे देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, और बहुत सारे व्यापारियों को फ्लोर मिल्स के एडवांस गए होते हैं सही, गंदम की खरीदारी के लिए। तो लिहाजा फ्लोर मिल्स का जो है सिस्टम के, इसमें शुगर मिल्स की तरह कतन नहीं है कि डिलेड पेमेंट्स हों या लेट हो। हमारी पेमेंट्स बिल्कुल साथ साथ, दूसरे दिन तीसरे दिन या ऑन स्पॉट। ठीक, आज रात को उतरिए, अगले दिन खाता नहीं। चलें, ये क्वेश्चन आवाम के लिए भी मैं ज़रूर छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं इस तरह के मामला पे उनको इंटरेस्ट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया पे जब हमारी वीडियोस आती हैं कि आपके यहाँ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उनको रिपोर्ट होना चाहिए। सर, आने वाले वक्त में आटे की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, मैनेज हो जाएगी, क्या होगा? देखें, अगर मैं 2 साल पीछे चला जाऊँ
तो 2800 रुपया रेट था जब ये गवर्नमेंट आई। तो वहाँ से 1800 रुपया रेट आना 1000 रुपये की कमी है। तो मैं समझता हूँ दिस क्रेडिट शुड गो टू द गवर्नमेंट। सही। और अगर यहाँ से आपको वापसी का लगता है कोई हुकूमत के साथ अच्छी डील हो गई या आप खासा क्रेडिट दे रहे हैं हुकूमत को? नहीं, क्रेडिट नहीं। देखिए, किसान को आपके सामने अगर रेट मिल रहा है तो मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम। ठीक। देखिए, आपके सामने यहीं बैठे हुए मैं क्रिटिसाइज कर रहा था कि गाड़ियों से पैसे लिए जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहा था। लेकिन अब अगर एक अच्छा चीज़ है तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना, सही, कि उन्होंने 3500 रुपया कहा कि हम इंश्योर करेंगे, तो 3500 काश्तकार को मिल रहा है। सही। और मार्केट चेक आपके पास है कि गवर्नमेंट को जो एग्रीगेटर्स हैं गंदम नहीं मिल रही 3500 में, रेट इससे भी ऊपर है। इट्स ए वेरी गुड फॉर द कंट्री। सही। और फॉर फार्मर्स। अब 3500 गंदम खरीद के आटे के साथ क्या होने वाला है, मुझे एंड यूजर की फिक्र पड़ गई है कि मैं अब वहां पे आगे अपनी बात जो कर रहा था कि 2800 से 1800 का सफर कमी का, और वहां से अगर 200 रुपया या 250 रुपया पड़ भी जाए तो, लेकिन आप देखें कि 70% हमारा काश्तकार मुल्क की मैशत, ठीक है, सही। उसके अंदर अगर 250 रुपये का फ़र्क पड़ेगा भी तो वो शहरी आबादी के अंदर वो एक घर में 250 रुपये के फ़र्क से अगर आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज आती है, काश्तकार खुशहाल होता है, आपका मुल्क खुशहाल होता है। आप देखें पिछले साल आपकी इंडस्ट्री कितनी कमज़ोर रही, हर इंडस्ट्री, सही, कंस्ट्रक्शन की ले लें, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त ले लें, सारा जब नई गन्नों की फसल आती है तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सही। वो पिछले साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। और इस साल अगर पैसे हैं तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकॉनमी में ये बिल्कुल अपना किरदार अदा करेगा फार्मर, जो उनके पास पैसे आएंगे, इससे हर एक्टिविटी। अब सरकार का सर कितने किलो का थैला जो है वो आटे का दस्तयाब है, सरकार कितने का अलाउ करती है? देखिए, आज से पहले तक मैं एज ऑफ टुडे बात कर रहा हूँ तो 15 किलो हमारा मार्केट में जा रहा था, और 15 किलो का थैला पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये हमारा तकरीबन 1600 रुपया मैक्सिमम रिटेल हो रहा था। और अगर हम 10 किलो 20 किलो लें तो वो आज ही अलाउ किया गवर्नमेंट ने हमें, चूँकि पहले हरा थैला था, क्योंकि अब पिछले थैले ख़त्म हो गए तो लिहाजा आज ही अलाउ किया। और वो मेरा ख्याल है 2000 प्लस माइनस में रिटेल होगा पंजाब में भी। और अगर आप सिंध भी देखें तो वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल है कि चूँकि 4000 रुपया गंदम की प्राइस है तो वो 100-150 रुपये मज़ीद इजाफे के साथ रिटेल हो रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बात कर रहे थे जी, एक तो कीमत के हवाले से गंदम की, और दूसरा आटे के हवाले से, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस साल वो जो बम्पर क्रॉप का हम सुनते हैं वो नहीं हुई। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे मज़ीद टॉपिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से। हर साल ही पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं। अब ये ताकतवर पासपोर्ट क्या होता है? ये ताकतवर पासपोर्ट उसको कहा जाता है जिस पे आपको मैक्सिमम ममालिक में या तो वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद होती है या फिर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। कितने ममालिक मैक्सिमम आपके मुल्क के पासपोर्ट पे अलाउ हैं वो वाज़े करता है कि ये पासपोर्ट कितना मजबूत है या फिर कितना कमज़ोर है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो बेहतरी की जानिब नहीं जा रहा, बल्कि जहां पर मौजूद है वहीं पर स्टक है। साल 2026 का जो इंडेक्स रिपोर्ट हमें बता रही है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है जो लास्ट ईयर थी वो अभी भी बरकरार है। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स जिन 4 ममालिक के पास है उनमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है। पहला नंबर है कमज़ोर तरीन पासपोर्ट पे अफ़गानिस्तान का, दूसरे नंबर पर है जी शाम का, तीसरा है इराक और चौथा नंबर है जी पाकिस्तान का। इन ममालिक के जो लोग हैं जिनके पास ये पासपोर्ट है वो सिर्फ 23 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं या फिर विदाउट वीज़ा उनको ट्रैवल एक्सेस मौजूद होती है। अब कामयाब तरीन मजबूत तरीन पासपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनमें है जी दूसरे नंबर पर 3 ममालिक है, जापान है, जनूबी कोरिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिनके शहरी 187 ममालिक तक वीज़ा फ्री उनको रसाई मिल रही है। इसके बाद आता है जी नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड 185 ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा ये भी नुमाया है। सिंगापुर के शहरी ये टॉप पासपोर्ट है,
यानी कि पूरी दुनिया में बेहतरीन ज़बरदस्त पहले नंबर पर इस वक्त सिंगापुर का पासपोर्ट है और सिंगापुर के शहरी बग़ैर वीज़ा 192 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं, जो कि आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा रसाई का हामिल पासपोर्ट है। डॉक्टर बिलाल शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है इसी मामले पे बात करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर बिलाल साहब, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पासपोर्ट का बदतरीन होना, कमतर होना या बहुत मिनिमम ममालिक तक रसाई होना बग़ैर वीज़ा के, कौन कौन सी चीज़ों को देखकर जो है वो एनालिसिस किया जाता है इसका? देखिए, बात ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में, मैं अब मायूसी तो नहीं फैलाना चाहता, लेकिन पासपोर्ट कमजोर तरीन क्यों होता है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। लेमैन की जुबान में अगर मैं अपने देखने वालों को समझाऊं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में ट्रस्ट कितना किया जाता है, हमारी अवाम पे ट्रस्ट कितना किया जाता है। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, बिल्कुल मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, उनका बाहर बिहेवियर कैसा होता है, उनका कंडक्ट कैसा होता है। ठीक है, ये टू वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से ही चीजों को जज किया जाता है या मामलात को देखा जाता है। जब हमारे मुल्क की आप देखें, हमारी जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, गयूर हैं, गैरतमंद हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तगड़ा रहता है। लेकिन उसके साथ साथ बदकिस्मती से मिडल ईस्ट में जब हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, वहां वो क्या कुछ करते हैं। दुबई का आपके सामने एक सिनेरियो रहा, दुबई ने तो पाबंदी भी लगाए रखी। फिर सऊदी अरेबिया में एक बंदा यहाँ से लाखों रुपया सर्व करके वहां मांगने जाता है। ये दुनिया इन चीजों को नोट करती है। फिर सबसे भरकर हमने प्रोड्यूस क्या किया है, आपस की बात है, टिकटॉकर्स। हमारे पास ब्रेन ड्रेन में क्या है, अक्सरियत इस वक्त अगर आप ओवर द लास्ट 5 to 7 years देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस कल्चर ने प्रमोट किया है, हमारी यूथ किस तरफ लगे, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ, हमारी यूथ किस तरफ लगे, टिकटॉक की तरफ, हमारी यूथ किस तरफ लगे, गालम गलोच के कल्चर की तरफ। बाय ऑल मीन्स सोशल मीडिया पे जो हमारी यूथ है, मैं उनकी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वो डॉलर्स कमाना चाहते हैं, एथिकल वैल्यूज तक दूर दूर तक कोई निशान नहीं। अगर हमारे कोई अच्छा IT एक्सपर्ट उठता है, कोई अच्छा डॉक्टर उठता है, कोई अच्छा इंजीनियर उठता है, हम ये बात बड़े फख्र से कहते हैं कि जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। भाई, लेकिन ये भी पता है वो कितनी तादाद में है, उनकी एक्सपर्टीज किन किन ममालिक में है, वो हजारों में होंगे या चंद लाखों में होंगे। दुनिया की 8 अरब के लगभग आबादी है। तो पहले तो मैंने अवामी रवैया आपके सामने रखा कि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। ठीक है, फिर अब आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट क्यों करे। मेरे साथ अभी एक केस हुआ है, अभी एक मैं नाम ले लेता हूँ, अमेरिका में एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, साबर भट्ट साहब, सही, वो 25-30 साल से अमेरिका में मौजूद है। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, इधर तो ऐसे पीक एक्ट लगता है। गुजरावाला में उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उन्होंने आज से 10-15 साल पहले ली, रजिस्ट्री हर चीज है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होगा। वो 4 महीने यहाँ, अब मैं लफ्ज कोई सख्त तो नहीं बोल सकता, रुस्वा होके गए। उनको सिस्टम ने, मैं माजरत के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना ह्यूमिलेट किया, वो हाथ जोड़कर वो वापस चले गए। कभी सहाफियों की मिन्नतें कर रहे थे, कभी वुकला की मिन्नतें कर रहे थे, कभी अप्रोच लड़ा रहे थे, किसी पुलिस वाले की सिफारिश ढूंढ रहे थे। एक बंदा जो अमेरिका में बिलियनियर है, उस बंदे की जब यहाँ प्रॉपर्टी सेव नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा। और खाली वो सिनेरियो नहीं है, आप कभी जाए कोर्ट कचहरियों में, आप कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछे कि पाकिस्तान में आपके कितने मसाइल है, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है, उन बेचारों के इल्म में नहीं होता। ये भी एक फैक्टर है कि लोग फिर किस तरह, ये मैं आपको वो फैक्टर बता रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबली। जब हमारा अदालती सिस्टम लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकेगा तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। जब मेरी प्रॉपर्टी, मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, पाकिस्तान में सेव नहीं होगी, तो कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश नेशनैलिटी वाला, कोई कैनेडियन, कोई वो नॉर्वेजियन, कोई स्वीडन से, वो मेरे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। ये वो सवालात हैं जिन पे हमें गौर फिक्र करना चाहिए। डॉक्टर बिलाल, टेक्निकल अगर मैं टेक्निकल समझूं, हमारा जुडिशियल सिस्टम बेहतर होने की जरूरत है, यानी जस्टिस सिस्टम,
हमारे पुलिस के थाना कल्चर निजाम को बेहतर होने की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी को IMF से छुटकारे की जरूरत है। हमें अपनी इंडस्ट्री इतनी तगड़ी करनी चाहिए। जो बिजली का बहरान है इसको आप टेक्निकली समझिए, मैं जो बात उठा रहा हूँ, जब आपके मुल्क में आज जो इंडस्ट्री लगेगी वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेगी। कोई चाइना से आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, कोई बांग्लादेश से आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। जब आपके मुल्क में कंड्यूसिव एटमोस्फेयर नहीं होगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आगे भी ये हालात रहे इन्वेस्टमेंट करने का, जस्टिस का, थाने कल्चर का, और जो आपकी लोड पार जा रही है और जो वो मिडल ईस्ट में जाके करती है, तो फिर आपका मुल्क, मुझे ये बताएं, आपका पासपोर्ट कैसे तगड़ा होगा। मेरा ये सवाल है ना डॉक्टर बिलाल, मैं किसी का नाम नहीं लेता, डॉक्टर बिलाल, किसी का, हमारे पैसे की पाइप से पैसे लाओ, पाइप से पैसे लाओ। जो हमारी रूलिंग एलीट है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि बहुत सारे ममालिक में हमारे रवैयों की वजह से हम पे पाबंदियां हैं। सऊदी अरेबिया की आपने बात की, UAE की आपने बात की है। यकीनन ये वो ममालिक थे जहां पर वीज़ा हासिल करना या फिर पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खुले होते थे, पाकिस्तानियों को वहां पहुंचना बहुत आसान समझा जाता था। लेकिन अब उन्होंने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, ख़ासतौर पर जो सिंगल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको तो वो वीज़े दे ही नहीं रहे। फैमिलीज़ के वीज़ाज मुश्किल हो गए हैं। दूसरी मुझे ये बात बताइए कि ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग वहाँ पर डिजिटलाइज सिस्टम ले आए हैं, हम AI की जानिब जा रहे हैं ताकि केसेस जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके। दूसरा, आपने एजुकेशन की बात की है, गवर्नमेंट राग अलापते नहीं थक रही कि हमने एजुकेशन में कमाल कर दिया है, हमने हेल्थ सिस्टम में कमाल कर दिया है। क्या हुकूमती इदारों को इदराक ही नहीं है या फिर प्रायोरिटीज़ ही नहीं है? मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें। एक पाकिस्तान की मशहूर फैमिली, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, कोई ताकतवर तरीन लोग जिनके बच्चे पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो। एक सवाल आपने कहा एजुकेशन सिस्टम। राना सिकंदर हयात साहब ने अपने बच्चे को दाखिल कराया ना सरकारी स्कूल में। देखिए, राना सिकंदर, इस तरह तो खबरें ऐसे भी आती, बंदे को कब्र में लिटाया, बंदा उठ गया, या कफन बनाते हुए बंदा जाग गया। ये जब आपको मिनिस्ट्री एजुकेशन की मिलेगी फिर आप इस तरह के स्टंट लेंगे। मैं ओवरऑल बात करूं, 99.99999% आपकी जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, यानी अशरफिया चले आसान बाहर है सर, सारा कुछ बाहर है। ना वो यहाँ से इलाज कराते, तो हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर हुआ। ना इन सरकारी स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तालीमी निजाम कैसे बेहतर हुआ। आप जहां तक इंसाफ की, जस्टिस की बात कर रही है, मैंने आपको बताया, मेरे सामने एक जिंदा मसाला है, अल्लाह करे अरबाब इख्तियार मेरी बात सुने। साबर बदनामी है कि अमेरिका से पाकिस्तान में आए ओवरसीज, वो यहाँ रुस्वा होके, जलीलो ख्वार होके, हाथ जोड़ के 40-50 लाख लगा के वापस चले गए, और वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कहा करता था मैं पाकिस्तान में अपना बुढ़ापा गुजारूंगा, तो मेरे बेटे मुझसे लड़ा करते थे। ये मुझे उन्होंने बाकायदा कॉल करके कहा। लेकिन बिलाल बेटा ऑलमोस्ट मॉडल है 64-65 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं, मेरे प्यो दी तो मैं पाकिस्तान नहीं जाना। यहाँ बैठ के मकसद अपने मुल्क को बदनाम करना नहीं है। आपको जो अपने फंडामेंटल पिलर्स है ना, जो पिलर्स है, जो बुनियादी पिलर्स है, जस्टिस सिस्टम, ठीक है, अपनी इकोनॉमी, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी जॉब, अपनी लेबर को, अपने मुल्क में कारोबारी हालात को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ अट्रैक्शन लोगों को नहीं देंगे, जब तक लोगों को ये अंदाजा, जो आउटसाइडर्स हैं या जो फॉरेनर्स हैं, जब तक उन्हें पाकिस्तान में अट्रैक्शन और अपील नजर नहीं आएगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये सूरत आ जाएगी। अल्लाह ना करे आप मेरी बहनों की तरह आज आपको और मुझे किसी थाने या कचहरी से काम पड़ जाए, ये छोड़ दे, हम सहाफी हैं, इधर तो सहाफी भी रुल गए हैं, इधर बड़े बड़े रुल गए। मेरी बहन, हम परसों पता क्या करेंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, SHO साहब ताड़ी मेहरबानी जे तुसी छटता जे एने पैसे लेके भी हाथ भी जोड़ेंगे, उसको रिश्वत भी देंगे, उसको हराम भी देंगे और बाहर आ जाएगा जी, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर बिलाल, आपने जितने भी ये पॉइंट्स पे बात की है, मुझे ये बताइए कि रिश्वत अगर कोई लेता है या फिर उसको सिस्टम मजबूर करता है, या फिर आपने ओवरसीज़ की बात की है, या फिर इस तरह का कोई भी मामला है, क्या सिर्फ हुकूमतें कसूरवार हैं, सिर्फ सरकारी इदारे कसूरवार हैं, या हम खुद भी बदनीयत हो चुके हैं? हम खुद भी उसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम किसी पूरी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तानी होना कहलाते हैं, लेकिन गाली अपने पाकिस्तान को देते हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो मुल्क हमें नाम दे रहा है, हमने भी कोई उसकी इज्जत का ख्याल करना है, हमने भी कोई अपनी जिम्मेदारी निभानी।
अच्छा, इधर दो टेक्निकल पॉइंट्स है। पहली बात यह है कि जब सिस्टम में ज्यादती होती है, कोई रिश्वतखोरी करता है, करप्शन करता है, लूटमार करता है, मेरी बहन मैं और आप उसे रोक नहीं सकते। सही। अगर हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम पे पीके एक्ट लग जाएगा और हम तारीख की किताबों में भी नहीं नजर आएंगे। मैं तो कम से कम तारीख की किताबों में भी नहीं नजर आऊंगा। मेरे तो कोई फेमस सहाफी हो, 4 दिन बंदे निकले थे, मेरे लिए तो किसी मेरे घर वालों ने भी नहीं, शायद मेरे पूरे वालिदैन निकलेंगे। एक तो बात ये काम गवर्नमेंट का, दुनिया में जहां सिविलाइज सोसाइटी होती है वहां जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, वो गवर्नमेंट की है कि मुल्क से करप्शन खत्म करना, रिफॉर्म्स लाना, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हो, या आसान अल्फाज में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, ताकि दुनिया में आपके मुल्क की कदर बढ़े। अब अगली बात आपने की जो बाहर जाते हैं या कहीं जाकर अपने मुल्क के खिलाफ मुगलजात बकते हैं, बिल्कुल मैं हल्फिया कह सकता हूँ उनके वालिदैन उन्हें लुकमा हलाल नहीं खिलाया। अगर वो लुकमा हलाल खिलाते तो वो सिस्टम के खिलाफ बात करते। लैंड ऑफ द प्योर पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बने, इसके खिलाफ बात करने की तो जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब मेरे मुल्क की सरजमीन तो नहीं कहती करप्शन करो, मेरे मुल्क की सरजमीन तो नहीं कहती यहाँ से लूटो, बाय प्रॉपर्टियां बनाओ। इस मुल्क का खिता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए तो नहीं लेके दिया था। यानी वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन Pakistan and the system. We need to improve the system. We need to bring reforms in the system rather than criticizing Pakistan ने कुछ नहीं दिया। भाई पाकिस्तान अब मिट्टी उठ के है तुम्हें रोक के, या मोहम्मद अली जिन्ना कमर से उठ के बाहर आके कह के अच्छे काम करो। मसला ये है कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा आपके पासपोर्ट की कदर नहीं बढ़ेगी। अभी सारी हुकूमतें डॉक्टर बिलाल सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं। हर हुकूमत आती है वो कहते हैं जी पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म बदल दिए गए, उनको वो ब्लैक यूनिफॉर्म से निकाल के ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म उनको पहना दिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म हमने देखा कि डार्क ब्लू से उनको वाइट शर्ट्स पे लाया गया। रिफॉर्म्स की तो मुसलसल बात हो रही है, हर हुकूमत रिफॉर्म्स की बात करती है, चाहे वो जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात हो, पुलिस में रिफॉर्म्स की बात हो। उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो उसका क्या रीजन है? रिफॉर्म्स की बात करती है लेकिन रिफॉर्म्स पर अमल दरामद नहीं करती। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है तमाम हुकूमतों के। सही बात है, मैं एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपने नमक नहीं लेना, ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, आपने इतने घंटे वॉक करनी है, कम से कम 1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, आपने टबैको यूज नहीं करना, वगैरह वगैरह। अब ये बात हो कि वो प्रिस्क्रिप्शन घर लेकर आ जाए कि माँ जी मैं डॉक्टर साहब को हुआ है, अच्छा जी माँ जी उन्होंने सारी गला लिख दिया जी, ठीक है जी माँ जी मैं 3000 फीस भी देती है, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं होगा तो प्रॉब्लम स्टिल देयर। मसला ये है कि सिस्टम जो है ना, ये जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, मैं आज आपको एक दरवेश का छोटा सा फिक्रा सुनाता हूँ। मैं रोड शो करता हूँ उम्मी तौर पे, मैं रोड शो करते करते एक दरवेश से मिला, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वफात पा चुके हैं। तो दुकानदार थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बड़े अननोन, मैं कोई पॉपुलर शख्सियत नहीं, लेकिन मैंने उन्हें दरवेश पाया। उन्होंने मुझे फिक्रा कहा था कि पाकिस्तान में सियासत मोतबर नाम है झूठ का। यहाँ जो सियासत होती है ना, इसको कहते हैं मोतबर नाम झूठ का। कोई वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कोई अवाम को रोटी कपड़ा मकान देने की बात करता है, कोई रियासत मदीना की बात करता है, कोई हालात बदलने की बात करता है। डॉक्टर बिलाल 2 सालों में मैंने पाकिस्तान का निजाम ना बदल दिया तो मैं वो यानी लगता है जैसे अभी उड़ जाएंगे हवा में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आपने अवाम की सिंपैथीज, उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनकी कमजोरियों को कैश करवाना है, और जब आप उसे कैश करवा लेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप इतने तगड़े हो जाएंगे। डॉक्टर बिलाल पावर में आ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या फिर एक्सटीरियर मिनिस्ट्री है, इनकी क्या जिम्मेदारी है इस सारी सिचुएशन में हमारे पासपोर्ट को लेकर के, किस तरह से इसको बेहतरी की जानिब लेकर जाना है, और वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं या फिर किस हद तक जो है वो बेहतरी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं एम्बेसडर्स की बात करूंगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, और किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क के एम्बेसडर होने का यही मतलब होता है कि वो हमारे मुल्क के बारे में क्या पोर्ट्रे करें, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपके साथ एक क्लैरिटी शेयर करना चाहता हूँ। 2025 6 मई की 6 और 7 मई की रात से 9 और 10 मई तक 2025 की मैं बात करूं, पिछले साल सेम मंथ
और नेक्स्ट ईयर, तब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ पे थी, हमारी एक्सटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारा पूरे का पूरा गवर्निंग स्ट्रक्चर कहाँ पे था, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सही। अल्लाह ताला की जात के कुर्बान जाएं कि हमारे 7 लाख, अच्छा अब यहाँ मैं अपने इदारों की दिल से तारीफ कर रहा हूँ, अपनी फौज की दिल से तारीफ कर रहा हूँ। हमारी जो फौज थी, उन्होंने जब अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को, अब आगे मेरी आगे सुनिएगा, फिर मैं आपको कहूंगा हमारे डिप्लोमेट्स क्या करते रहे हैं। 5 गुना बड़ी ताकत जिसको भारत कहते हैं, उसके पीछे पूरा मगरिब था, वेस्टर्न वेपनरी थी, इजराइल था, और उनके वही मकसद थे कि पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करना। जब उनके मुंह पे चमाटे मारे, उनकी वेपनरी को फेल किया, उनको जलील और रुस्वा किया, मोदी को किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने पाकिस्तान के दफा का एकदम मेयार जो है वैसे है जैसे केटू के पहाड़ से चांद पे ले गया। अब जब हम मिलिटरीली मजबूत हुए तो दुनिया हमारी बात सुन रही है। सही। इसके पीछे क्रेडिट है फौज का, ठीक है, और उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। अब आप बाकी गवर्निंग स्ट्रक्चर लें, आपके वजीर आजम, आपका अपोजिशन लीडर, आपके डिप्लोमेट्स, आपके सहाफी, अच्छा डॉक्टर बिलाल, सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टर बिलाल सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम है। मैं आपसे शॉर्टली ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो बेहतरीन जा रही है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जा रही है, मजबूत दफा है। आपके डिप्लोमेट्स ने कुछ नहीं किया रातों रात, बीबी आपने इंडिया को शिकस्त दी है। सर सवाल तो सुन लीजिए बिलाल साहब, सवाल तो पूरा सुन लीजिए। चले, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है, यकीनी तौर पर फौज की वजह से हो रही है, वो भी हमारा ही इदारा है, वो भी पाकिस्तान का ही इदारा है। मुझे ये बताइए, इम्कान है कि बेहतरी होने जा रही है इस पॉजिटिविटी के बाद? इसमें देखिए, जो अब हाँ इसका जवाब ये, फौज ने अपना रोल प्ले कर दिया है, सही, दुनिया को दिखा दिया है, इंडिया को दिखा दिया रीजनली ग्लोबली कि यस पाकिस्तान इज इनविंसिबल। अब ड्यूटी आती है हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो शबाना रोज काम करने के दावे तो करती है, लेकिन रिफॉर्म्स कितनी आ रही हैं? $100 अरब पाकिस्तान से बाहर क्यों गया? ठीक है जी, IPPs के जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम अरबों खरबों रुपया आम आदमी को पड़ रहा है। हमारा जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, मेरिट कितना है, यहाँ पर एजुकेशन पे कितना सर्फ होता है। ठीक है डॉक्टर बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त की थोड़ी सी किल्लत होती है, लेकिन साथ ही साथ जो डॉक्टर बिलाल ने बड़े वैलिड पॉइंट्स पे बात की है, यकीनी तौर पर 9 मई हम नहीं भूले 2025 को, भारत को मुंह तोड़ हमने जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा सितारा रोज पे पहुंचने लगा कि पूरी दुनिया बात कर रही है। इस वक्त हम सालिसी का किरदार निभा रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। बेहतरीन मौका है कि इस वक्त हम अपने अंदरूनी मसाइल का हल निकालें, अपने एजुकेशन को, अपने हेल्थ को, अपने मैरिट्स को, अपने जुडिशरी सिस्टम को, इन सारे मामलात को बेहतर कर लें, ताकि आने वाले सालों में जो मुसलसल हम ये चौथा नंबर देख रहे हैं, बदतरीन पासपोर्ट देख रहे हैं, इससे थोड़ा तो ऊपर जाना शुरू हो। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हेल्थ सिस्टम के हवाले से, उस हेल्थ सिस्टम के हवाले से जो कि 1947 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनकी तरजीहात में शामिल रहा है। ये वो सेक्टर है जिससे बात की जाती है कि ये गरीबों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है और बुनियादी ज़रूरियात उनको दे रहा है। वो मुफ्त इलाज की मद में हो सकता है, वो मुफ्त दवाइयों की मद में हो सकता है, या फिर वो दूसरी सहूलियात की मद में हो सकता है। लेकिन खबरें क्या मौसूल हो रही हैं? खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि मेयो अस्पताल में टोकन पर्चे मिलने के बावजूद हज़ारों मरीज़ों का इलाज मुकम्मल ना हो सका। ये इंकशाफ हुआ है। पर्चियाँ आपने बांट दी कि इस वक्त आ जाएँ, इस वक्त आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरे मरीज़ बेचारे यकीन जाने दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मेयो अस्पताल का तो स्कैंडल सामने आ गया है। जनरल अस्पताल की बात कर लें, आप लेडी वेलिंगटन की बात कर लें, आप समनाबाद अस्पताल की बात कर लें, आप शादरा टीचिंग अस्पताल की बात कर लें, यानी लाहौर में जो भी सरकार के अस्पताल है ना, वहाँ पर ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन चल रही है। ऐसा क्यों है? हुकूमत तो मुसलसल कह रही है कि हम लोग हेल्थ की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं, तो फिर आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रही? ये दरमियान में खला क्यों है? बैरियर कौन है? बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, ये मेयो अस्पताल की क्या कहानी सामने आई है? पर्चियाँ बांटे जा रहे हैं, इलाज नहीं बांट रहे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम। मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट आपने पढ़ के दिखाई है
ये रिपोर्ट जो है हेल्थ केयर कमीशन पंजाब ने अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में पेश की है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पर्चे अड़ा के रख दिए हैं पंजाब के महकमा सेहत के। ये एक अस्पताल का रोना नहीं है, ये मेयो हॉस्पिटल का रोना नहीं है, ये कहानी है पूरे, ये बेबसी है पूरे पंजाब के आवाम की। सही। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, हर हुकूमत ने दावा किया कि हमने हेल्थ सेक्टर में इनकलाब ले आए, और कभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनते हैं। हर दौर में एक नया तजर्बा होता है, नया एक्सपेरिमेंट होता है। पंजाब के हेल्थ सिस्टम पर एक नया वार होता है, लेकिन तब्दीली नहीं आती। अब बात कर रही है मेयो हॉस्पिटल की, तो देखिए इस वक्त पंजाब का जो टोटल हेल्थ का बजट है वो 630 अरब रुपए है। सही। जिसमें जो 450 अरब रुपए जो है वो नॉन डेवलपमेंट बजट है। अब देखिएगा ज़रा, सुनिएगा ज़रा, 450 रुपए हम तनख्वाहों में देते हैं, ठीक है, डॉक्टर के टोल टप्पे पे देते हैं, उनके पेट्रोल पे देते हैं, और जो आवाम के हिस्से में बजट आता है डेवलपमेंट बजट, जिससे हमने वो है 180 अरब रुपए पूरे पंजाब का। सही। और मैडम देखें, सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि 79.8 अरब रुपए में पूरे पंजाब को हमने अद्वियात देनी है, और बाकी जो पैसे बचते हैं उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। सही। और इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है। जावेद साहब, आपने मेरे सवाल के जवाब में आपने बजट की तरफ चीजें ले हैं। क्या मुझे ये बताइए? जी, मैं उस तरफ लेके जाती हूँ आपको, लेकिन जो मेरे जहन में सवाल आया मुझे भी उसका जवाब दीजिए। क्या बजट कम है, या जो बजट मौजूद है वो भी नहीं लग पाता, वो भी जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैडम, अच्छा सवाल है। देखिए, जो मुल्क का सबसे कदीम और सबसे बड़ा मरकज़ सेहत है उसका नाम है मेयो हॉस्पिटल लाहौर। सही, सही। और इसमें जो बेड्स की तादाद है वो 2700 से लेकर 3200 तक है सर। और हम इसको जो रोज़ाना यहाँ पे 10,000 मरीज आउटडोर में आते हैं और 7 से 8,000 मरीज एमरजेंसी में आते हैं, उनको हम बजट देते हैं 10 अरब रुपया सालाना। सही। इससे पहले 2023 में इसका बजट जो था वो 9 अरब रुपया था। मरियम नवाज की हुकूमत आई, अब ये बजट लेगी है 12 अरब रुपये सालाना। और इसमें जो नए नए एक्सपेरिमेंट हैं, मैं समझता हूं कि पूरे इस रिपोर्ट ने पूरे महकमा सेहत पर सवालिया निशान लगा दिया। सही। अब जो मेयो हॉस्पिटल है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं यहाँ पे नए नए, हर तीसरे दिन बाद यहाँ पे एमएस बदला जाता है, यहाँ पे प्रिंसिपल बदला जाता है, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव बदला जाता है। करेगा वो घर जाएगा ना, ठीक है ना। अब इस पे तो देखें, अब बात ये है कि अगर मेयो हॉस्पिटल का ये फेलियर है कि वो 6,000 मरीजों को 13 या 9 अप्रैल में दवाई नहीं दे सका, उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका, तो मैं समझता हूँ ये वजीर सेहत का फेलियर है, ये एमएस का फेलियर नहीं है, ये सेक्रेटरी सेहत का फेलियर है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का फेलियर है, क्योंकि पूरे पंजाब में ऐसा सिस्टम है। अच्छा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव अभी जो हाल में लगाया। जावेद साहब, ये जब लाइट ऑफ होना शुरू हुई ना, एक और पॉइंट मेरा ले लीजिए, ये जब लाइट ऑफ होना शुरू हुई ना, लाइट लोड शेडिंग का मसला शुरू हुआ, एनर्जी क्राइसिस आए जी। अब जब तक तो सिस्टम चल रहा है ना, पर्ची भी तभी मिलेगी। अब जब सिस्टम बंद होता है ना, यकीन जाने पर्ची भी नहीं मिलती। वो वहाँ पर जो सेठ बैठे हुए हैं ना, रिसेप्शनिस्ट हैं या फिर जो भी जिसने पर्ची भी देनी है, वो फौरन से पहले कहते हैं जी सिस्टम बंद जी। कोई ख्याल नहीं करता। इसमें मेरी बात ले लें, इसमें मेरी बात लें। अच्छा, इस चीज़ को इसको तोड़ने के लिए, इस इन शिकायत के अजाले के लिए हुकूमत पंजाब ने हर अस्पताल के अंदर और एक मरकज़ सतह पर ये पेशेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हेल्थ सिस्टम बनाया, जिसका काम ही ये है, उसको अरबों रुपए के कंप्यूटर दिए, उसको जनाब आला उसकी मॉनिटरिंग के लिए पंजाब की सतह पर सिस्टम बनाया, हर अस्पताल में एक आईटी सिस्टम दिया। तो ये कैसे बंद हो जाता है? ये देखिए, एक एक अस्पताल में 10-10 जनरेटर पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और अदम दिलचस्पी है और सियासत है अस्पतालों के अंदर। अब मेयो अस्पताल की बात करिए, वहाँ सियासी तौर पर हर बंदा लगाया गया सिफारशी बुनियादों पर। अच्छा। जिसको पता ही नहीं इन कामों का, कमरों में बैठे। अब देखिए, वहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया, उसका चेयरमैन जो है शहबाज शरीफ साहब का दोस्त को लगा दिया गया, डॉक्टर अजमल को लगा दिया गया। ठंडे कमरे में बैठता है, मसूफ अपनी दवाइयाँ ली और घर चले गए। और उसके बाद जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो 1 साल में 4 मरतबा बदले हैं। क्या किया उन्होंने?
और उसके बाद जो एमएस जो है वो 6-7 दफ़ा बदले हैं। अब ये वही मेयो हॉस्पिटल है जहाँ पे मरियम नवाज ने इस्तबाई का नोटिस लिया और पिछले जून में वहाँ पे उन्होंने छापा मारा, और वहाँ पे फिर उसने जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव एक्टिंग चार्ज पे थे और जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनको फारग किया। उसके बाद प्रोफेसर हारून को लाए, हुकूमत को बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद प्रोफेसर हारून को लाए, उसको जब उसने काम शुरू किया तो उसकी सियासत में उसका जगह नहीं बनती थी, उसने काम शुरू किया, उसने माफिया को कुचला, उसको गुजरांवाले भेज दिया, उसकी जगह एक और शुएब साहब को ले आए जो सिफारशी था। उसके बाद एक अच्छा नौजवान मुदब्बर को लाए, जो काम करे वो भी मुसीबत में और जो काम नहीं करता कर रहे वो भी मुसीबत में। अब मैं समझता हूं कि मैडम ये एक मेयो अस्पताल का बात नहीं है, ये कहानी है। इस वक्त पंजाब में 23 से 27 टीचिंग अस्पताल हैं, ठीक है, जिन तमाम में यही मसाइल हैं। मरीज जो है वो मर रहा है, उसको ना दवाई मिलती है, अगर टोकन मिल जाता है तो दवाई नहीं मिलती, जब बारी आती है तो सिस्टम बैठ जाता है। सही। अब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मेयो अस्पताल का भी और तमाम अस्पतालों का भी। अब इस बात से अंदाजा लगाएं कि हर अस्पताल का किबला दुरुस्त करने के लिए चीफ मिनिस्टर को छापे मारने पड़ते हैं। अब तो चीफ मिनिस्टर से बंदा ये पूछे, ये तो अच्छी बात है, देखिए अच्छी जाके तो फिर ये चीफ मिनिस्टर ने पटवारी का काम भी करना है, चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर का काम भी करना है, चीफ मिनिस्टर ने एमएस का काम भी करना है। फिर वो सिस्टम को कान पकड़ाए ना, मुर्गे बनाए, उस सेक्रेटरी हेल्थ को मुर्गा बनाए, उस मिनिस्टर हेल्थ को बनाए, उस एमएस को बनाए, उस चीफ एग्जीक्यूटिव को बनाए जो बेहतरी नहीं ला रहे। अच्छा, पिछले 70 सालों से यही रोना है कि मरीज को दवाई नहीं मिल रही, मरीज का ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर अफसर ठंडे कमरे में बैठा हुआ है ना तो आपको उससे भी मसला है कि वो ठंडे कमरे से नहीं निकलता। अगर वो खातून होकर जगह जगह विजिट कर रही है, कोशिश कर रही है कि चीजें ठीक हो जाए, आपको उससे भी मसला। मुझे मसला ये है कि भाई फिर सिस्टम फ्लॉप है ना मैडम, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि सिस्टम कहां है। चीफ मिनिस्टर ने पूरा पंजाब देखना है, उसने एजुकेशन को देखना है, उसने जनाब एक्साइज को देखना है, उसने अवाम को देखना है, उसने कार्डिक जो हेल्थ कार्ड है उसको देखना है। अब देखें अगर देखें फिर अगर चीफ मिनिस्टर ने देखना है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो फिर सेक्रेटरी को फारग करे, अगर उसको वो नहीं उल्टा लटकाए, तो भी आप फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को उल्टा लटकाए जो सिर्फ दवाइयां तो दरकिनार रही। तो आप कह रही हैं कि जो हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट है कि जिन लोगों को बदकिस्मतों को टोकन दिया जाता है उसके बाद सिस्टम बैठ जाता है, उसके पास यूपीएस जो है वो 3 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद जनरेटर नहीं चलते, तो ये किसने दुरुस्त करने हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ने दुरुस्त करने हैं। बिल्कुल जब आप एडमिनिस्ट्रेटर नाहल लगाओगे, सिफारशी लगाओगे, खोखरों के सिफारशी लगाओगे, मलकों के सिफारशी लगाओगे, तो फिर ऐसे ही होगा। जब आप मेरिट पे तकर्रियां नहीं करोगे सूबे में, 89 डे का कल्चर आपने डेवलप कर दिया, तो फिर मेयो अस्पताल में भी यही होगा, सर्विसेज में भी यही होगा, डीजी खां में भी यही होगा, सियालकोट में भी यही होगा। जब आप सिस्टम अपना बनाया हुआ नहीं चलने वाले भी तो कुछ करें ना जी। कौन से? अब जो अस्पतालों में मुलाजमत कर रहे हैं वो भी तो कुछ शर्म करें, वो भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप कह रहे हैं कि 89 डेज का उन्होंने कल्चर सेट कर दिया है कि इतने दिन कोई भी अफसर गुजारेगा उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। अगर वो नहीं हटाती तो भी हम बैठ के तनकीद करेंगे कि भाई साल हो गया, 1.5 साल हो गया, खोखरों का है, मलकों का है, फलाना है फलाना। अगर वो हटा रही हैं तो भी हम एतराज करें। जी एतराज जी बिल्कुल, नीचे वाले भी तो शर्म करें ना कुछ। आपका एतराज मैं बिल्कुल दुरुस्त करूंगा। आप यहाँ पे आप बतौर एंकर पर्सन काम कर रही हैं, आप घर से निकलती हैं, काम के लिए आती हैं। जब आपको ये कैमरा नहीं देंगे, आपका कैमरा खराब होगा, आपका माइक खराब होगा, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? अच्छा, यही आलम देखिए मैडम, मेरी बात मुकम्मल करें। आप जरूर गवर्नमेंट पंजाब की तर्जमानी करें, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे एतराज नहीं है। मुझे एतराज ये है कि जब आपने चोरी करता है, जो स्टोर कीपर दवाइयां, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब बिजली चली गई, आपके पास मुतबादल सोर्स आ गया, या यूपीएस या जनरेटर या वो सोलर सिस्टम, जब बिजली चलेगी, क्रैकडाउन हो गया, जब आपका जनरेटर नहीं चला जिसमें पेट्रोल नहीं है, जब आपका यूपीएस की बैटरियां तब्दील नहीं की, मिल रहा तो देखें वो जनरेटर तक नहीं पहुंच पा रहा सर, उनको शर्म दिलाएं। जो इसका जिम्मेदार कौन है? गबन कर कौन जिम्मेदार है? घपले कर रहे हैं सर, उनको शर्म वो दिलाएं। एमएस जिम्मेदार है जिसका सारा फोकस, मैं मेयो हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं,
वो एमएस और चीफ एग्जीक्यूटिव को मुर्गे बना दो जिसका तमाम तर फोकस किसी अस्पताल में चले जाए परचेज पे रहा है कि भाई इस कंपनी से परचेज करानी है, इस पे नहीं करवानी। ये उनका तो आपने कहा कि ठंडे कमरों में बांट जाएं, उसका काम नहीं कि वो निकले और बाहर विजिट करें। 100% निकले। अब हेल्थ केयर कमीशन को चीफ मिनिस्टर ने निकाला बाहर कि अब अगर अदालत के हुक्म पे निकला उसने ये निशानदेही की जहां पे चेयरमैन बोर्ड अजमल बैठा हुआ है जिसको अपनी एलपी से फुर्सत नहीं थी जब वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अपना सीईओ थे तो उस वक्त भी सिर्फ से लाखों की दवाइयां आती थी। अब जब वो चेयरमैन हेल्थ केयर कमीशन की टीम निकली, निशानदेही हुई, शोर मचा और जनाबे वाला पंजाब में एक कल्चर बन गया मैडम मंदीर कि जब तक 700 बंदा जाली अद्विया से मर नहीं जाता उस वक्त तक हमारा चीफ मिनिस्टर बाहर ही निकलता। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे बैठा हुआ, वो क्यों नहीं निकलता बाहर? उसके बाद एमबीएस बैठा हुआ, वो क्यों नहीं निकलता बाहर? निकलना चाहिए ना। 100% जब क्लर्क को, एक टेक्नीशियन को आप चलती हुई यूपीएस दोगे, उसका टाइम पूरा दोगे, जब एक स्टोर कीपर को अद्वियात खरीद के दोगे, जब एक डॉक्टर को सेक्टोस्कोप दोगे, उसको ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला दोगे, जब सिपाही को आप गोलियां ही नहीं देंगे तो वो जंग महाज पे कैसे लड़ेगा? यही बदकिस्मती इन अस्पतालों की है कि तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं दावे से कहता हूं, सुन ले मेरी बात, तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव सर पैरामेडिक्स, मेरी बात सुनो, मैं सबकी बात नहीं करती, पैरामेडिक्स दवाइयां चोरी अस्पतालों से करते हैं या नहीं करते? कौन? पैरामेडिक्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो भी फेलियर है इनका। इन्होंने सिस्टम तो क्यों सर नहीं उनको भी शर्म दिलाएं कि वो लोग भी कुछ ख्याल करें। देखिए हम लोगों को यहाँ पर मैं आपको पूरा मैडम मंदीर तसल्ली कराऊंगा इंशाल्लाह और आप मानेंगी। अब देखें पैरामेडिकल जो है उसने दवाई की चोरी तो ये गुनाह है। एमएस ने अरबों रुपए की किकबैक्स ली, कमीशनें ली और वो जो बरियुज़्मा है वो बरियुज़्मा है। नहीं सर, गलत किया वो भी। देखिए मेरी बात सुने, अब मैं आपको बता रहा हूं हर अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव का फोकस किस पे है? परचेज का सिस्टम मेरे अंडर आ जाए, माल आता है, उसके बाद एमएस कहता है कि परचेज मेरे पास आ जाए, लोकल परचेज मेरे पास आ जाए, पसंदीदा कंपनियों को नवाजूं, माल लूं और घरों को जाऊं। मैं चाहती थी ये कि सारा आप ज्यादा से सिस्टम ज्यादा बात मेयो करें। अस्पताल की रिपोर्ट ने, हेल्थ केयर कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, तमाचा मारा है। जावेद साहब प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बस करें अब, बाकी कल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। नहीं, रज्जने की बात नहीं है सर, ये रिस्ट्रिक्शन है। थैंक यू, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।